बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम इस नए लेक्चर में यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अहम और कोर आइडिया है फिज़िक्स में वेक्टर्स का, और ये हमारी कई मुश्किलात को आसान करने के लिए बनाया गया है। वेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं या मुश्किल होते हैं सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। तो यूनिट वेक्टर्स हमें डायरेक्शन को ज़रा अलग करके समझने में मदद देते हैं। तो ये हमारी हेल्प के लिए बनाया गया कॉन्सेप्ट, और इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको अपने पिछले लेक्चर की भी बहुत गहरी समझ हासिल होगी। जो पिछली वीडियो में आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ भी समझा था, इट विल मेक इट मोर ईजियर एंड इट विल प्रोवाइड अस मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं वेरी क्विकली आपको कुछ पिछली चीज़ों का रिव्यू देना चाहता हूँ। आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हमने डायरेक्शंस को डिस्कस किया था, हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। तो उसमें दो बातें थी कि क्या होता है जब क्वांटिटीज़ सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, क्या होता है जब क्वांटिटीज़ सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं ए और बी, और क्या होता है जब क्वांटिटीज़ परपेंडिकुलरली एक्ट करती हैं। तो इन दो बातों को हमने डिस्कस किया था। सेम डायरेक्शन में जब एक्ट कर रही थी तो स्केलर प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कोई नई डायरेक्शन, अगली क्वांटिटी में कोई नई डायरेक्शन नहीं थी, कोई नई डायरेक्शन नहीं थी। तो क्वांटिटीज़ जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तो अगली क्वांटिटी में कोई नई डायरेक्शन प्रोड्यूस नहीं होती। और क्वांटिटीज़ जब परपेंडिकुलर एक्ट करती हैं तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और अगली क्वांटिटी में एक डायरेक्शन वजूद में आती है जो कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के परपेंडिकुलर होती है। तो यानी सी वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी और वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो एक नई डायरेक्शन पैदा होती है, परपेंडिकुलर एक्शन में एक नई डायरेक्शन पैदा होती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में हो एक्शन तो कोई नई डायरेक्शन पैदा नहीं होती। और आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि ये बेस, यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से देखें तो जो सेम डायरेक्शन मीन दोनों क्वांटिटीज़ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जब आप बात करते हैं तो ये कॉस थीटा डिस्क्राइब करता है इसको। तो जब दो चीज़ें पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हों, एक का दूसरे के ऊपर शेडो यानी शेडो की तरह सेम डायरेक्शन में हो, तो कॉस थीटा इसको डिस्क्राइब करता है। इसलिए आपने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा को यूज़ कर रहे थे, और क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कि जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर को डिस्क्राइब करता है साइन थीटा, और इसमें हम साइन थीटा को यूज़ कर रहे थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम यानी ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें हम साइन थीटा को यूज़ कर रहे थे। तो कॉस थीटा के बारे में कुछ एक आखिरी पुरानी बात याद दिला देता हूँ कि ये जो कॉस थीटा होता है, आपको याद होगा, ये 0 पर मैक्स होता है, 0 डिग्री पर 100% वैल्यू देता है, और 90 डिग्री पर ये ज़ीरो हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और साइन थीटा बिल्कुल इसके ताबे नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा की नहीं बनती, इन वैल्यूज़ ज़्यादातर नहीं बनती। ये 0 डिग्री पर मिनिमम हो जाता है और 90 पर मैक्सिमम होता है, यानी 100। 0 पर मिनिमम और 90 पर मैक्सिमम है, और ये 0 पर मैक्सिमम और 90 पर मिनिमम है। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा का बिहेवियर है। ये सारी बातें अभी हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट को हम यूनिट वेक्टर्स की मदद से बिल्कुल वेक्टर की बाकी अलजेब्रा से, वेक्टर अलजेब्रा से अलग करके समझ सकते हैं। साइंसदानों ने डायरेक्शंस को डिस्क्राइब किया है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए, जिनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हम यूनिट वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बायोलॉजी में तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए, हम केमिस्ट्री में कहते हैं सब कुछ पीरियोडिक टेबल के
118 एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं, जो भी मैटर हमें हमारे सामने पड़ा हुआ है, वो इन्हीं में से इन्हीं एटमों में से, तमाम एटमों में से किसी न किसी से मिलके बना हुआ है। तो केमिस्ट्री में एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बायोलॉजी में सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मैथमेटिक्स में नंबर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो वेक्टर है या डायरेक्शंस हैं, तो इनके भी तो कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए ना। तो साइंसदानों ने, मैथमेटिशियंस ने, फिजिसिस्ट बहुत पसंद करते हैं जो मैथमेटिशियंस नए आइडियाज़ लाते हैं, फिज़िक्स वालों की और मैथ्स वालों की बहुत ज़्यादा बनती है। तो इन्होंने ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसको भी इन्होंने कह दिया कि ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसकी भी यूनिट्स हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट से ये बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दीवारें ईंटों से बनी होती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये भी ईंटों से बने हुए हैं, एक तरह की यूनिट्स हैं ये, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। जो एक्स एक्सिस है, इसमें हर ईंट को, हर ब्लॉक को हम आई कहते हैं। तो आई 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 आई, तो दीज आर ऑल आईज। अलोंग वाई एक्सिस में जो है ये जेज हैं, जे 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 एंड जे। इसी तरह अलोंग जेड एक्सिस भी है, ठीक। जेड एक्सिस को ड्रॉ करना पेज पे पॉसिबल नहीं होता, ये आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं, बस इनसे हट के एक डायरेक्शन में बना देते हैं, हालांकि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बनाऊंगा या तो आउट ऑफ पेज होगा या इन साइड द पेज होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है पेंसिल से। पेज 2D है और डायग्राम 3D। तो इनके यूनिट वेक्टर्स को के का नाम दे दिया गया है, के के के। तो यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो हमारी डायरेक्शंस को जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये यूनिट का मतलब है एक, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनका साइज 1 है, ठीक, इनका साइज 1 है। जस्ट ये डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इनका साइज 1 इसीलिए है ताकि कोई मैग्नीट्यूड कैरी ना करें। इनके शामिल होने से, इनके मल्टीप्लाई होने से वैल्यू में सिर्फ डायरेक्शन तो ऐड हो सके, लेकिन कोई मैग्नीट्यूड को फ़र्क ना पड़े। एक वेक्टर होता है, मसलन ए एक वेक्टर है, तो ए उसका मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन को मैं, मसलन ये ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है, तो इसकी मैग्नीट्यूड के साथ मैं आई कैप लगा दूंगा। यूनिट वेक्टर की पहचान ये कैप होती है इनकी। तो अगर ये एक, ये इसका मतलब ये ए एक्स एक वेक्टर है, ए वाई, ठीक, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, तो अब उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो जे कैप से डिस्क्राइब होगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये इसकी डायरेक्शन। इसी तरह एक वेक्टर ए जी है, वो टोटली अलोंग जेड एक्सिस पड़ा हुआ है, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कंफर्म कह सकता हूँ, उसका यूनिट वेक्टर के कैप होगा, ठीक। तो ये डायरेक्शन को हम अलग लिख सकते हैं, इनके ज़रिए डायरेक्शंस को हम अलग लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्शन कहीं भी हो, मुझे नहीं पता कि अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस है, पता नहीं कहाँ है, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट डायरेक्शन है तो भी यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है उसके लिए। मसलन एक वेक्टर है, मसलन एक्स एक वेक्टर है, तो एक्स, कैपिटल एक्स लिखना होगा मुझे, कैपिटल एक्स एक वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा कैपिटल एक्स मोड में, और उसकी डायरेक्शन ऐसे एक्स कैप से डिस्क्राइब होगी। इसी तरह एम एक वेक्टर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस तरह हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को अलग अलग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर्स की मदद से। अब हम ज़रा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें कैसे मदद करता है उस कॉन्सेप्ट को, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने में। तो चलिए अब आप देखिएगा कि हमें कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम इस तरफ
ज़रा हम समझते हैं डॉट प्रोडक्ट को, और इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आई जे के को ज़रा याद कीजिए। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई होता है, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और के अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन में लेता हूँ, यानी एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमारा आई है, और सेम डायरेक्शन में अगर दूसरा वेक्टर होगा तो वो भी आई ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो सेम है तो यूनिट वेक्टर भी तो सेम होना चाहिए। तो अगर दो सेम डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर क्या होगा? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, और अगर इनके बीच एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 आप अपने कैलकुलेटर पे लिख के देख लें, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, इनका आंसर 1 होगा। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर अलॉन्ग वाई एक्सिस पड़े हुए और वो एक्ट कर रहे हैं, एक जे है तो दूसरा लाजमी जे होगा, तो जे डॉट जे 1 होगा, क्योंकि इनके बीच भी एंगल 0 डिग्री है। जब एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 1 होता है, 1 मीन 100% वैल्यू देगा। इसी तरह k डॉट के हमें 1 मिलेगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट देखें आप कितना सिंपल और आसान हो गया। आप प्रीवियस लेक्चर के मुकाबले में देखें कि कितना कॉम्प्लेक्स सा एक वो था, लेकिन अब हम डायरेक्शंस को बिल्कुल अलग से समझ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्शंस को। अब हम मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे, ठीक, यानी हम इन चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे, ये एफ डी कॉस थीटा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, ओके। ना हम ये आर क्रॉस एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। साइन थीटा के अंदर क्या हो रहा है और कॉस थीटा के अंदर क्या हो रहा है, आज हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। साइन थीटा के अंदर तो जो हो रहा है बाद में देखेंगे, लेकिन कॉस थीटा के अंदर आपके सामने है कि जब सेम डायरेक्शंस में, जब सेम डायरेक्शन से एक्ट करती है तो हमें 1 मिलता है, लेकिन इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर 1 है, कोई नई डायरेक्शन पैदा ही नहीं हो रही, यानी एक स्केलर वैल्यू पैदा हो रही है। ये कॉस थीटा की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से पैदा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री से। तो चलिएगा मैथमेटिक्स में और उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जहाँ मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा एंड कॉस थीटा के डीपर कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि सेम डायरेक्शन में ही क्वांटिटीज एक्ट करें, अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट ना करें तो मसलन एक क्वांटिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस होगी उसकी डायरेक्शन आई कैप होगी, जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसकी जे कैप होगी। तो अगर इन क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट हो तो आप जानते हैं कि आई और जे के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 डिग्री 0 होता है। इसी तरह अगर आप आई जे को के साथ करवा दें तो इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है। ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये तीनों 90 डिग्री, जैसे ये राइट हैंड, इसको लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, ठीक है। ये आप अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह परपेंडिकुलर बनाएं तो सबके बीच ये देखें, ये 90 है, मेरे अंगूठे और इस उंगली के बीच में 90 है, और इनके बीच में भी 90 है। तो बिल्कुल आई जे के भी इस तरह 90 के एंगल पे होते हैं, तीनों के तीनों। तो आई डॉट जे 90 डिग्री एंगल है, कॉस 90 0। जे डॉट के एक अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गई और एक अलॉन्ग जेड एक्सिस, इनका भी आंसर 0 आएगा क्योंकि इनके बीच भी 90 है। के डॉट आई, इसका भी नतीजा 0 होगा। और रीज़न क्या है? अगेन रीज़न है कॉस थीटा, क्योंकि इस बिहेवियर को कॉस थीटा कंट्रोल कर रहा है, ठीक। आई का कोई भी शेडो जे पे नहीं पड़ रहा, जे का कोई भी शेडो के पे नहीं पड़ रहा, के का कोई भी शेडो आई पे नहीं पड़ रहा, तो 0 तो आएगा ना। कॉस थीटा तो शेडो को देखता है। जैसे अगर मैं इस पेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर, मैं आपको लाइट ऑन करके शो करता हूँ। अब आप देखें कि अगर मैं इस पेंसिल को बिल्कुल
परपेंडिकुलर खड़ा करूँ तो इसका शेडो गायब हो जाएगा, यानी इसका कोई भी शेडो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा। ठीक, तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस पे शेडो होगा। ठीक है, मसला अगर ये पेन बॉल पेन एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो आप देखें सारे का सारा शेडो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए यहाँ पे cos थीटा मैक्सिमम वैल्यूज दे रहा है। और यहाँ पे cos थीटा क्यों जीरो हो रहा है? परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर है तो अलोंग एक्स एक्सिस तो कोई भी शेडो नहीं होगा। एक्स एक्सिस cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन को देखता है, जो लेटा हुआ पोर्शन है उसको कैलकुलेट करता है, यानी शेडो को कैलकुलेट करता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो गया, आपको पिछला भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे क्यों cos थीटा, हम जब यहाँ पे फोर्स को जब हम परपेंडिकुलर लगाते हैं तो वर्क डन क्यों ज़ीरो हो जाता है? क्योंकि जब आप फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हैं तो फोर्स का कोई भी पोर्शन इस कैरियज को आगे धकेलने में मदद नहीं करता। आप फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं तो इसका फोर्स का कोई भी पोर्शन, कोई थोड़ा सा भी पार्ट इसको आगे धकेलने में मदद नहीं करता, प्रैक्टिकली ऐसे ही, इसलिए वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पे बिहेवियर नज़र आ रहा है खाली डायरेक्शंस को अलग करने से। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, तो दैट्स वेरी इजी। अब हम इन्हीं क्वांटिटीज़ को लेते हैं, ज़रा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक करते हैं कि आई क्रॉस आई। अब आपको पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन क्वांटिटीज़ के लिए जो परपेंडिकुलरली एक्ट करती हैं, जैसे टॉर्क है। अगर क्वांटिटी का परपेंडिकुलर पोर्शन कुछ भी ना हुआ, ठीक, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कौन सा फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि क्वांटिटी परपेंडिकुलर है या नहीं, कितनी परपेंडिकुलर है? तो ये हमें साइन थीटा बताता है। आपको याद होगा ट्राइंगल में साइन थीटा यही काम कर रहा होता है। ठीक है, ये सिर्फ हाइट को देखता है साइन थीटा, कॉस थीटा को सिर्फ शेडो नज़र आता है, ये सिर्फ बेस को देखता है। साइन थीटा बेस को नहीं देखता, ये बिल्कुल ब्लाइंड है, बेस के लिए अंधा है ये सिर्फ परपेंडिकुलर देखता है बेचारा। आई और आई में क्या परपेंडिकुलर होगा? तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसमें कोई पोर्शन परपेंडिकुलर नहीं है, कोई हाइट नहीं होगी। इसलिए साइन थीटा जब दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो और थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0, मैंने आपसे कहा था साइन 0 क्या होता है? मिनिमम, यानी 0 होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे 0, साइन थीटा की वजह से 0 हो जाएगा। इसी तरह जे क्रॉस जे, ये भी सेम डायरेक्शन में थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होता है। और के क्रॉस के सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा 0 साइन 0 विल बी 0, सब के सब 0 हो गए। वजह क्या है? साइन थीटा। अब आप देखें आई डॉट जे 0 था, अब हम आई क्रॉस जे करते हैं। आई का कितना पोर्शन जे के परपेंडिकुलर है? तो आंसर है सारे का सारा। आप देखें ये आपके आई है, ये आपका आई है और ये जे है, तो आई जे के क्या है? टोटली परपेंडिकुलर है। तो साइन और इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है साइन 91 होता है। लेकिन और इसके नतीजे में नई डायरेक्शन भी तो पैदा होती है, और वो किस डायरेक्शन में होगी? के में। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नई क्वांटिटी उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, जैसा कि कल हम स्टडी कर चुके हैं कि टॉर्क या तो इनवर्ड था या आउटवर्ड था, यानी थर्ड एक्सिस पे वो एक डायरेक्शन भी प्रोड्यूस करता है। तो आई और जे का रिजल्ट यानी के की डायरेक्शन में होगा। तो 1 के लिखने के बजाय मैं खाली के लिख दूंगा, उसकी वजह ये है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो सिमिलरली अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को जे क्रॉस के, अगर एक क्वांटिटी को जे पे रख दें और दूसरी को के पे, ठीक, तो एक क्वांटिटी अगर आपकी जे पे पड़ी और एक के पे, तो परपेंडिकुलर तीसरी क्वांटिटी परपेंडिकुलर निकलेगी, तो अलोंग आई एक्सिस होगी जे क्रॉस के आई। और इसी तरह के और एक को के पे और एक को आई पे रख दें तो फिर जे की डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड 1 के साथ के, 1 के साथ आई और 1 के साथ जे। यहाँ 1 है, साइन थीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो नई वैल्यू ये 1 पैदा हुई है ये एक नई डायरेक्शन के साथ होगी। ये ना तो अलोंग एक्स एक्सिस होगी ना वाई एक्सिस, बल्कि जेड एक्सिस पर होगी, इसलिए इसके साथ डायरेक्शन के एसोसिएटेड है। ये ना इसके साथ होगी ना इसके अलोंग होगी, बल्कि नई डायरेक्शन यानी आई की डायरेक्शन में होगी और ये जे की डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह वेक्टर प्रोडक्ट में हमें दो डायरेक्शंस जब
सेम डायरेक्शन, दो क्वांटिटी जब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं कोई डायरेक्शन पैदा नहीं हो रही, दो क्वांटिटीज जब परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं तो नई डायरेक्शन पैदा हो रही है। ये पिछले सारे जो डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं ये उनकी समरी प्रोवाइड करता है यूनिट वेक्टर। देखें कितना आसान हो गया इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब हम जस्ट डायरेक्शंस को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है। मैंने आपको कल कहा था ये अगर मैं पेन का ये जो स्क्रू है मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये बाहर आ रहा है, और अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये इन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में आउट, क्लॉकवाइज में इन। तो ये अगर मैं यही काम यहाँ पे करूँ, यानी कि आई क्रॉस जे को मैं उल्टा कर दूँ जे क्रॉस आई, यानी कि मैं यहाँ पे ऑपोजिट टॉर्क पैदा करूँ। यहाँ पे ये एफ यानी आर और एफ को मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था, तो नट इन हो रहा था। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई करूँगा तो नट क्या होगा, आउट। तो आपने देखा कि इस क्वांटिटी की डायरेक्शन को ऑपोजिट करने से जो रिजल्टेंट है वो भी ऑपोजिट हो रहा है, 180 डिग्री का रिवर्स, 180 डिग्री रिवर्स हो रहा है। तो आई क्रॉस जे अगर के है तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई होगा तो के पे, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होना है, ना तो आई की डायरेक्शन में हो सकता है ना जे की डायरेक्शन में, होगा के ही डायरेक्शन में। लेकिन के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा होगा माइनस के। फिजिक्स में माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जे क्रॉस के है, तो अगर के क्रॉस जे कर दूं इसको मैं, तो ये आई होगा आई की डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव आई की डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो अप डाउन ही हो रहा है, यानी अलोंग वाई एक्सिस मूवमेंट हो रही है। नेगेटिव वाई में जा रहा था तो पॉजिटिव वाई में आएगा, अगर पॉजिटिव वाई में जा रहा था तो नेगेटिव वाई में आएगा। इसी तरह के क्रॉस आई जे है, ठीक। तो आई क्रॉस के क्या होगा, आंसर है माइनस जे। अमेजिंग। तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट एक व्हील में भी समझा जा सकता है। एक व्हील बना लेते हैं, और ये व्हील बहुत मज़े का व्हील है, ये हमारी सारी बात को बहुत आसान कर देगा। इस व्हील को इधर बनाते हैं। आई, तीनों क्वांटिटीज़ को लिख लेते हैं, तीनों यूनिट वेक्टर्स को, जे और के। आई क्रॉस जे, जब आई को जे के साथ आप क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस जे क्या था, आई क्रॉस जे आंसर था के। और जे क्रॉस के, आपको याद होगा जे क्रॉस के का आंसर था आई। और के क्रॉस जे का आंसर, के क्रॉस आई का, के क्रॉस आई का था के क्रॉस आई का जे। अब आप देखें आई क्रॉस जे आंसर होगा के, जे क्रॉस के आंसर होगा आई, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई आंसर होगा जे। तो ये इस व्हील से हमें आसानी से समझ में आ जाता है, और इसका उल्टा भी, ठीक। तो आप एक उल्टा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आप एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें आप लाइन, और इसके साथ लिखते हैं नेगेटिव। अब आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो जो भी आंसर होगा उसके साथ माइनस लगाना है, यानी जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। तो आपने देखा जे क्रॉस आई माइनस के। तो आप इस व्हील से, अगर व्हील से समझेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। इस व्हील को जहन में बिठा दें, सारा कॉन्सेप्ट आपकी ग्रिप में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम वेक्टर्स का नहीं करेंगे, अब हम सीधे मोशन वन डायमेंशन में आ जाएंगे। तो हालांकि हमें वेक्टर्स में और भी कई चीज़ें पढ़नी हैं,
चैप्टर एंड नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताना चाहता हूँ कि हम वेक्टर्स की कुछ चीज़ें बाद में करेंगे। और मेरा तरीक़ाकार ये है पढ़ाने का कि मैं वेक्टर्स की ये तमाम कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन को पढ़ाना पसंद करता हूँ, ताकि बच्चों को इन चीज़ों का अच्छी तरह से इस्तेमाल समझ में आ जाए। और वेक्टर के चैप्टर में बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, तो आप मैथमेटिकल डेरिवेशंस में, ताकि आप और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं और आप वेक्टर्स को यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लें, और फिर बाद में आप उन डेरिवेशंस को करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि कि जिस तरह बुक में लिख दिया गया है आप फ़कीर के फ़कीर बन के चलें, बल्कि आप करिकुलम को अपने अंदाज से भी तरतीब दे सकते हैं। ठीक, वी विल डू एवरीथिंग, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम तरतीब को बदल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग मोशन इन 1 डायमेंशन।